नमस्कार सभी को। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। हम संधि पढ़ रहे थे और जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के पार्ट कितने हैं और कैसे बनती है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। सेकंड पार्ट है संधि का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि समझने से पहले इसका जो आधार है उसको एक बार समझ लेते हैं। और मैंने सबसे पहले वीडियो में वर्ण के बारे में बताया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वर्ण वाला टॉपिक जरूर करें वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यंजन संधि है या पूरी की पूरा जो संधि का टॉपिक है वो वर्णों के ऊपर टिका हुआ है। वर्णों के बगैर तो संधि है ही नहीं। लेकिन व्यंजन संधि में जो व्यंजन है, वर्णमाला का जो एक पार्ट है उसमें वर्ण कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी व्यंजन सारे के सारे, और खासकर जो वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन। अब आपने व्यंजन पढ़े हैं, वर्गीय व्यंजन के बारे में फिर वही बात, अगर आपने वर्णमाला का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको पता होना चाहिए वर्गीय व्यंजन क्या चीज है भाई। मैं एक बार आपको पहले वो वर्गीय व्यंजन समझाऊंगा ताकि आपको व्यंजन संधि करने में आसानी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यंजन संधि के ऊपर टिकी हुई है भाई। जब तक आपको वर्गीय व्यंजनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप व्यंजन संधि को नहीं कर सकते, चाहे कितना ही जोर लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्गीय व्यंजन ताकि आपको व्यंजन संधि आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो वर्गीय व्यंजन का मतलब है भी जो 25 वर्ण है, ये टोटल ये 5 वर्गों में डिवाइड है। सबसे पहला था कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनका मतलब क्या है? कवर्ग का मतलब है कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब जैसे हम कोई ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में हम कितने ही व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, तो इसी तरह से कै वर्ग का अपना एक ग्रुप है। उस ग्रुप में कुल 5 वर्ण हैं, कै, ख, ग, घ, अंग। ये जो वर्ण है इसको अंगय बोलते हैं। अंगय नाक से साउंड उत्पन्न होती है, ये अड़य नहीं है। बच्चों को इसमें अंतर करना नहीं आता, वो इसको अड़य बोलते हैं, तो अड़य नहीं है ये अंगय है। अड़य अलग चीज है। च, छ, ज, झ, य, ये है। उसके बाद है टैवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ढ, ढ, अण। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो अड़य है ना, अड़य वर्णमाला में नहीं आता कभी भी। ये प्रायोगिक वर्ण है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको उत्प्रेक्षित भी कह सकते हैं, या मान लिया भाई प्रयोग की दृष्टि से जिन वर्णों को हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया, तो अड़य है। काफी आपने वर्ण ऐसे देखे होंगे जिनके जैसे ये ड है, ड के नीचे ये बिंदु लगा मिलेगा आपको, ज है, ज के नीचे लगा मिलेगा। तो ये प्रायोगिक वर्ण है, बाद में अन्य भाषाओं से इनको लिया गया है। तो अड़य वर्णमाला में नहीं होता, ये केवल अंगय है। तैवर्ग में था त, थ, द, ध, न। पैवर्ग में प, फ, ब,
में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ये आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण भी कह सकते हो, क्योंकि जब हम संधि करेंगे तो उसमें आपको बाकायदा यही लिखा मिलेगा परिभाषा के अंदर कि पहले वर्ण के बाद अगर ये वर्ण आता है तो इसमें ये बदल जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण संबोधित करके ही बुलाएगा। जब आप संधि करोगे प्रत्येक वर्ण को उसके संख्या के आधार पर उसको बुलाया जाता है। तो ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों के 5-5 वर्ण हैं, तो टोटल वर्गीय व्यंजन अपने ये संख्या में 25 है। तो पूरी की पूरी व्यंजन संधि इनके ऊपर निर्भर करती है भाई। अगर आपको इन वर्गों का ज्ञान है तो पहले जो 2 पॉइंट है वो एकदम से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें वो इसको बाकायदा बोलेगा भाई वर्गों के पहले वर्ण के बाद तीसरा, चौथा हो स्वर है या फिर यह जो अंतस्थ व्यंजन है उनके आने के बाद पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में। परिभाषा ही कुछ ऐसी है भी पहला वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे में। अगर आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको व्यंजन संधि के जो पहले 2 पॉइंट हैं उनको करने में बड़ी आसानी रहेगी। दूसरा, आगे तय के नियम कुछ ऐसे ही भी, तय में जोड़े वाले वर्ण दिए मिलेंगे। तय के बाद अगर जोड़े वाले वर्ण में से कोई एक वर्ण हो तो वो उसके पहले में बदल जाएगा। वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे भी कैसे आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये 5 वर्ग कंठस्थ मौखिक आपको ये चीजें याद होनी चाहिए भाई। मान लिया कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, चय वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, ये आपको जैसे आप मैथ के फार्मूले याद रखते हैं वैसे ही आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आपके व्यंजन संधि का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो व्यंजन संधि करने से पहले ये वर्गीय व्यंजन अच्छे से याद करें, उसके बाद व्यंजन संधि करने का फायदा है। वरना करोगे, रट्टा लगाओगे, फिर भूल जाओगे, वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको वर्गीय व्यंजन याद है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बार साइड में लिख देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम संधि करेंगे वैसे वैसे आपको साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ये सभी व्यंजनों को एक साइड हमने लिख दिया ताकि हम जब संधि आपको समझाएं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इनके बगैर अगर समझाएंगे तो आप फिर कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे। ये एक अलग अलग कैटेगरी में बंटे हुए हैं। जैसे ये पहले वर्ण आ गए सभी वर्गों के, ये दूसरे वर्ण है सभी वर्गों के, ये तीसरे वर्ण है सभी वर्गों के, ये चौथे वर्ण है सभी वर्गों के, और ये 5वें, इनको अंतिम वर्ण भी हम कह सकते हैं। तो इनकी अलग अलग जगह है हर वर्ग में। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन थी व्यंजन संधि की वो कहती है भाई पहले वर्णों के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद का मतलब है ये 5 वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, अब अपने पास 5 वर्ग हैं, तीसरा और चौथा का मतलब है प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण, और टोटल हमारे वर्ग हैं 5। तो एक बार आपको मैं ग्राफ समझा देता हूं इसका। एक वर्ग से हमने लिए 2 वर्ण, ठीक है, वर्ग है अपने 5 तो 10 हो गए, ठीक है, टोटल वर्णों की संख्या होगी 10। और यहां प्लस के इस तरफ क, च, ट, त और प, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो,
इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और उसके बाद दो, तीसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का, यानी कि एक वर्ग में से दो वर्ण, तो टोटल 10 वर्ण तो ये हो गए। उसके बाद था 11 स्वर है, कोई भी स्वर हो, 11 स्वर है, तो 10 प्लस में 11 21। उसके बाद कहता है अंतस्थ, कोई भी अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ का मतलब है य, र, ल और व, ठीक है, 4 ये 21 प्लस में 4, कुल मिला के हमारे 25 वर्ण हो गए। यानी कि क, च, ट, त, प के बाद यहां पे इन 25 में से कोई भी एक वर्ण आने पर, कोई भी एक वर्ण आने पर 25 में से कोई भी एक हो, और ये इनमें से कोई भी एक हो, यहां पे प्लस से इस तरफ, जब इन 25 में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे, यानी कि जैसे पहला है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। जैसे धिक प्लस में अंबर, धिक प्लस में अंबर, इसको अंबर को आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो भाई, ठीक है। धिक प्लस में अंबर, कै को अपने ही वर्ग के, देखो यहां स्वर आया है, जो ए है वो स्वर है, और ये कहता है भी जो हमारे 25 वर्ण है, इन 25 वर्णों में ए भी शामिल है, क्योंकि ये स्वरों की श्रेणी में आता है। तो यहां ए आने की वजह से इन 25 में से एक है ये, तो कै जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी कि कै में बदल जाएगा। जब कै में बदलेगा तो स्थिति हो जाएगी अपनी दिग प्लस में अंबर, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो कै हलंत है, ये ए इसमें मिल जाएगा, दिगंबर, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, गलत नहीं है, ठीक है। दिगंबर, तो जो कै है वो गै में बदल जाएगा। उसके बाद है सट प्लस में आनंद, सट प्लस में आनंद। अब टै के बाद आ है, ए जो आ है वो भी 25 में से एक है, तो टै का जो तीसरा वर्ण है, यानी कि टै अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी कि डै में बदल जाएगा। और जब डै में बदलेगा तो क्या होगा, यहां हलंत डै हो गया प्लस में आनंद। अब इस डै में जगह खाली है तो डै में आ मिल जाएगा, षडानंद, हमारा जो शब्द है वो बनेगा षडानंद। उत प्लस में योग, उत प्लस में योग। तय के बाद यह है, तय के बाद क्या आया, योग का यह, और यह भी अंतस्थ वर्णों में से एक है, यानी कि जो हमने 25 वर्ण काउंट किए थे उन 25 वर्णों में से एक। तो कहीं ना कहीं तय पे भी यही नियम लागू होगा, तो तय अपने ही वर्ग के तीसरे यानी कि तय में बदल जाएगा। उद हलंत, क्योंकि तय हलंत है, प्लस में योग। अब पहले वाले जो
एग्जाम्पल थे उनमें यहाँ पे सवर था, सवर ने क्या किया, इस वर्ण को पूरा कर दिया, लेकिन यहाँ पे यहाँ कोई सवर नहीं है, यह व्यंजन है। तो व्यंजन होने की वजह से जो ये द है ये आधा ही रहेगा। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो उद्योग, और इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दोनों सही है। मोस्टली सबसे ज्यादा प्रयोग ये किया जाता है जब इसको बाहर निकाल देते हैं, तो जिन बच्चों को द की समझ नहीं है वह दय कैसे लिखते हैं, ये जो है ये द का हलंत द प्लस य का मिश्रित रूप है, ये वाली द, तो इसकी साउंड जो आएगी वो दय आएगी। ठीक है, तो दोनों सही है, गलत कोई सा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रयोग नीचे वाला शब्द किया जाता है। अच्छ प्लस में अंत, अच्छ प्लस में अंत, च के बाद अ है जो कि हमारा 25 वर्णों में से एक है, तो च अपने ही वर्ग के तीसरे में, तीसरा वर्ण ज है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में जब बदलेगा तो ये हो जाएगा ज हलंत प्लस में अंत। ठीक है, यहां जय अलंत है, इस ए को इसमें मिलाएंगे हम, क्योंकि यहां जगह खाली है भाई, ए इसमें मिल जाएगा, इसको पूरा करेगा ये, और जब मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अपना अजंत। उसके बाद है पै का नियम, क्योंकि हमारा लास्ट वर्ग बचता है भाई, पै कैसे बदलता है। पै के बाद यदि अप प्लस में ज, अप प्लस में ज, ये देखो यहां पे पै के बाद क्या है, हमने जो फोकस करना है ना वो शब्द के ऊपर नहीं गौर करना कभी भी, हमने प्लस के जो दोनों तरफ के वर्ण है, जैसे यहाँ पे ज है यहाँ पे पै है, उनके ऊपर गौर करना है भाई। यहां ज है जो कि इन 25 में से एक है, ये कहता है तीसरा और चौथा वर्ण आने पर, तो किसी भी वर्ग का हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है भाई यहाँ पे तो पै वर्ग का ही तीसरा होना चाहिए, नहीं, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहां तीसरा जो वर्ण है वो ज है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो पै किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, यहाँ पे 25 में से कोई भी एक हो सकता है। तो जब हम इसको बदलेंगे तो आधे पै में, यानी कि पै हलंत होगा प्लस में ज, और जब इस पूरे को मिलाएंगे हम तो ये बनेगा अब्ज। जब आप संधि को समझें तो ध्यान रखें कि प्लस के दोनों तरफ के वर्ण कैसे हैं, उन वर्णों के ऊपर हमने फोकस करना है, ना तो प्लस के उस तरफ का शब्द क्या है शब्द नहीं देखना हमने, ना इधर वाला शब्द देखना, पूरे शब्द के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने केवल देखना है प्लस के दोनों तरफ के वर्ण कौन से हैं, जो वर्ण पहले आएंगे। उसके बाद है वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ये वर्ग के पहले वर्ण है, इसके बाद यदि अंतिम वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण हो, मैं एक बार वैसे लिख रहा हूं, जैसे सपोज करो भाई च है, च के बाद यहां न दे दिया, पहले वर्ण के बाद यदि अंतिम वर्ण हो यानी कि पांचवा वर्ण आ जाए, तो च अपने ही वर्ग के, ये अपने ही जो उसका एक ग्रुप है, अपने ही ग्रुप के अंतिम में यानी कि ईया में बदल जाएगा भाई हलंत में। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक वर्ण बदलेगा, यदि उसके बाद कोई भी 5 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आ जाता है तो। अब एक बार आपको मैं क्लियरली लिख के दिखा देता हूं ये चीजें। ये अपना प्लस का निशान है, यहां पे क, च, ट, त और प। ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ण हो, कोई भी एक, और यहां पे दे दिया इन्होंने अंग, इय, अण, न और म।
अब ये कहता है कि क च ट त प के बाद यदि अंग य ण न और म इनमें से कोई भी एक हो, इन पांचों में से कोई भी अकेला एक वर्ण हो, तो ये वर्ण जो यहां वाले जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के, भाई जैसे क है, अगर सपोज करो यहाँ क है तो क अपने ही इनकी वजह से, इनमें से कोई एक वर्ण आने की वजह से ये अपने ही वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा। तो क का अंतिम वर्ण क्या है? अंग है। क का अंतिम वर्ण अंग है, च का अंतिम वर्ण ये है, यानी कि च ये में बदल जाएगी, ट अण में बदल जाएगी, त न में बदल जाएगी और प म में बदल जाएगी। इनकी वजह से ये अपने स्थान पर एज इट इज रहेंगे, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ये बदलेंगे। ठीक है, जैसे वाक प्लस में मैं, वाक प्लस में मैं। अब यहां कै के बाद मैं आया, मैं किसका अंतिम वर्ण है? ये पै वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो इसमें हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने चेंज करना है इसको, क्योंकि नियम हमारा कहता है ये बदलेंगे, इनके ऊपर कोई असर नहीं रहता। तो कै अपने ही वर्ग के अंतिम में बदलेगा तो अंग में बदल जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे तो अंग हलंत मय वांगम्य शब्द बनेगा हमारा। उसके बाद है सट प्लस में मुख, षट प्लस में मुख। यहां ट हलंत है, ट के बाद मैं आया। अब एक बार ऊ की मात्रा लग रही है, जिन बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, भाई यहाँ तो जी मुंह है, मैं तो निकलता नहीं है, तो एक मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मात्रा लगती है बाद में भाई, मैं हलंत प्लस में छोटा ऊ। ठीक है, जब ये स्थिति होगी तो ऑलरेडी मैं पहले आएगा, नहीं कि ऊ। जिन बच्चों को थोड़ा सा मात्रा का डाउट है या जिनको मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो मात्राएं अगर आपको लगानी आती हैं अच्छे से तो आपको पता है कि पहले मैं ही, जो स्थान है ना वो मैं का स्थान पहले रहता है, तो मैं ही गिना जाएगा यहाँ पे। तो ट के बाद मैं आया, इस मैं की वजह से इस ट को अपने ही वर्ग के अंतिम में बदला जाएगा। अब ट वर्ग का अंतिम क्या है? अंतिम है अण। जब लिखेंगे तो क्षण हलंत रहेगा मुख। ठीक है, क्षण मुख और हलंत जरूरी है भाई, अगर आपने इसको पूरा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आधा है तो आधे में ही बदला जाएगा, इसको हम पूरा नहीं कर सकते, तो ये हमेशा आधा रहेगा। और आधे का लिखने का तरीका बता देता हूं, जैसे ये तो अभी मैंने हलंत लगा दिया, जिन बच्चों को हलंत का ज्ञान नहीं है वो इसको अकेला षणमुख अण दिखा सकते हो, खड़ी पाई इसके साथ नहीं दिखानी, अकेला ये वाला। ठीक है, उसके बाद है जगत प्लस में नाथ। तय का अंतिम वर्ण न है। यहां चलो संयोगवश इसी वर्ग का अंतिम आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं भी हर स्थिति मतलब ऐसी हो। यहां पे न आया है, इस न की वजह से ये तय भी अपने ही वर्ग के अंतिम में, यानी कि तय का अंतिम वर्ग भी न ही है, तो यहां ये तय भी न में बदल जाएगी और न का द्वित्व हो जाएगा यहां पे जगन्नाथ। ठीक है, ये आधा ही रहेगा क्योंकि तय आती थी तो हमने आधे न में इसको बदल दिया। उसके बाद है छह से संबंधित नियम। छह वर्ग का दूसरा वर्ण, छह से संबंधित जो नियम है वो कहते हैं किसी भी हर्षव स्वर, हर्षव स्वर पहले एक बार आपको मैं बता के लिख देता हूं भाई। हर्षव स्वर है ए, छोटी ई, उ और री, ये चार वर्ण तो है ही है। इसके अलावा ये कहता है हर्षव वर्ण ए, ई, उ और री और आ के बाद
अब मैंने इनको अलग रखा, इस आ को अलग रखा इसलिए क्योंकि ये तो है हर्षव, ये हर्षव नहीं है, ये दीर्घ वर्ण की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा अलग लिखा। लेकिन ये 5 वर्ण प्लस से यहाँ पे ए, ई, उ, री और आ, यदि इन 5 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण यहां हो और बाद में इसके यहां 6 हो, 6 आ जाए, तो कहता है इस 6 के और इस स्वर के बीच में, इस 6 के और ये जो स्वर है इनके बीच में च जुड़ जाएगा अपने आप, यानी कि च का आगमन हो जाएगा। जैसे परी प्लस में छेद, परिच्छेद, जब इसको लिखेंगे तो च अपने आप लग जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यूं का यूं, कोई चेंजिंग नहीं करनी हमने, केवल च को जोड़ देना है उसमें। परिच्छेद हो गया। 100 प्लस में छंद, प्लस में छंद। अब यहां पे वह है, वह में ए है, यहां वह को हलंत नहीं लगाया हमने, इस वह में ए की साउंड है। जब इसको सबको अलग अलग करेंगे तो स हलंत हो जाएगा, वह हलंत है, प्लस में ए बाहर निकल जाएगा भी, ठीक है, प्लस छंद। ए की साउंड होने की वजह से यहां पे इसके बीच में दोनों के 6 के और आ के बीच में, यानी कि स्वर के और 6 के बीच में कोई भी स्वर हो सकता है, उनके बीच में च जुड़ेगा, हलंत। तो जब इसको वापस जोड़ेंगे ए तो एज इट इज जो होगा वो में रहेगा, च आगमन हो गया और छंद, सब छंद हो जाएगा ये। उसके बाद है तय से संबंधित नियम। तय का जो थोड़ा सा एक वर्ण है जिसपे मतलब बहुत सारी चीजों में बदलती है तय, अकेली एक तय बहुत से वर्णों में बदलती है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा वर्गीय व्यंजनों के ऊपर लेके जाऊंगा। मैं जो तय है, ये तय जो जोड़े वाले वर्ण है, जैसे च छ हो गया, ज झ है। अब एक बार मैं लिख देता हूं सारा, च छ एक जोड़ा है, ठीक है। सेकंड था ज और झ एक जोड़ा है। उसके बाद है ट और ठ एक जोड़ा हो गया। उसके बाद है ड और ढ, ठीक है, ये एक जोड़ा है। ये जोड़े वाले जो वर्ण है, यहां पे देखो 4 जोड़े हो गए अपने। यदि तय के बाद जैसे ये जोड़ा है, इस जोड़े में से कोई भी एक वर्ण आ जाए, कोई भी च आए या छ आए, तो ये इस जोड़े के पहले वर्ण में, यानी कि तय इसके पहले वर्ण में बदल जाएगी। जब पहला जोड़े में से कोई एक वर्ण आएगा तो ये च में बदलेगा हलंत में, ठीक है। यदि तय के बाद ज और झ में से कोई एक वर्ण आता है तो ये इसके पहले में, यानी कि तब बदलेगी ये झ में। यदि ट और ठ आता है तो ये बदलेगी इसके पहले में, यानी कि ट में, ठीक है। यदि ड और ढ आता है तो बदलेगी ये इस जोड़े के पहले वर्ण, यानी कि ड में, तो बदल जाएगी ढ में हलंत में। और जिस भी वर्ण में बदलेगी वो वर्ण हलंत रहेगा, क्योंकि तय अपनी जो है वो हलंत है, यानी कि आधे वर्ण को आधे वर्ण में ही बदला जाता है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो ये जोड़े ध्यान रखना, च छ, ज झ, ट ठ और ड ढ। यदि इनमें से कोई एक वर्ण आता है, जोड़े का कोई भी एक वर्ण हो, तो ये अपने ही जोड़े के पहले वर्ण में बदल जाती है इस तरह से। जैसे उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण, ठीक है। जब चारण आया, यानी कि च और छ में से एक वर्ण आया यहाँ पे च, तो तय बदल गई अपने ही जोड़ा जो आया इसके पहले वर्ण में, यानी कि च चा र अण। आदि तय थी, हमने आदि च में बदल दिया इसको, तो आदि रहेगी यूं की यूं, उच्चारण शब्द बढ़ जाएगा,
ठीक है। सत प्लस में जन, सत प्लस में जन, यहां इस जय की वजह से, जय और जय है जोड़े का एक वर्ण है, तो ये बन जाएगा तय बदल जाएगी, जय में एक जय ये है सज्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई तय का नियम बहुत ज्यादा। उसके बाद है उत प्लस में डयन, जब इसको जोड़ेंगे हम, ये जोड़ेगा पहला वर्ण है, डाय में बदल जाएगा तय, हलंत एक डाय ये है ही उड्डयन। बृहत प्लस में टीका, प्लस में टीका, बृहत प्लस में टीका। अब देखो तय के बाद टै आया, यानी कि टै ठै का पहला वर्ण, जरूरी नहीं है यहां पहला मिले भी हो सकता है, ठै भी मिलेगा, कोई सा भी हो, इस डै की जगह ढै भी हो सकता है, अगर ढै भी है तो भी ये पहले में ही बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बृहत प्लस में टीका आया है तो टै बदल जाएगा, टै में जो टै है वो टै में बदल जाएगा, बृहत हलंत टीका। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, यानी कि टै के नीचे टै जुड़ जाएगी, अलग से दिखाना चाहो तो हलंत लगा के आप इसको दिखा सकते हो, बृहत टीका। उसके बाद है तय के बाद यदि अलग अलग एक एक वर्णों के नियम है, तय के बाद यदि दबे वाली से, इसको तालव्य से भी बोलते हैं। ठीक है, तय के बाद यदि दबे वाली से हो तो तय, ये दोनों चेंज हो जाते हैं इस स्थिति में। पहले तो केवल तय तय चेंज होता था, अब ये दोनों बदल जाएंगे, ये तो बदल जाएगी च में और ये बदल जाएगी छ में। ठीक है, जैसे सत प्लस में शास्त्र। अब देखो तय के बाद स आने से दोनों बदल जाते हैं, स भी और तय भी, तो यहां जो तय है ये बदल जाएगा च में, हलंत रहेगा, और ये बदल जाएगा छ में। अब देखो यहां स छ में बदला और इस स के साथ जो है वो आ की मात्रा है, वही आ की मात्रा यों की यों छ में लग जाएगी, तो ये बनेगा अपना छात्र। ठीक है, क्योंकि जो वर्ण यहाँ इस स के साथ, यहाँ वाले वर्ण के साथ जो भी होगा वो एज इट इज होगा, यूं छ के साथ आएगा, क्योंकि हमने केवल स को बदला है, ये इस वर्ण को नहीं बदला भी। ठीक है, ये जो भी मात्रा है, ई की मात्रा हो सकती है, ऊ की मात्रा हो सकती है, कोई भी मात्रा है, वो मात्रा यूं की यूं छ के साथ यहाँ पे जुड़ के आ जाएगी और छात्र हो जाएगा ये। उसके बाद है तय के बाद यदि है आ जाए तो क्या होगा भाई, तो ये तय तो बदल जाएगी द में, दबात वाली में, और ये बदल जाएगी धनुष वाली द में, यानी कि एक छोटी द में एक बड़ी द में। जैसे उत प्लस में हर्ण, उत प्लस में हर्ण, जब इसको हम बनाएंगे तो ये तो इस द में बदल जाएगी और ये धनुष वाली ध में। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखने का अपना अपना तरीका है, इसको हलंत लगा के भी दिखा सकते हो, अगर हलंत नहीं दिखाना तो ये द तो नीचे चली जाएगी, धन वाली ये यहां पे आ जाएगी, और अण। अब यहां एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, जो नीचे जो भी वर्ण होता है
चाहे द के पैर में धनुष वाली द हो, चाहे पै के पैर में नीचे र हो, जो भी वर्ण नीचे लगता है, जो नीचे लगा हुआ वर्ण है ना वो पूरा होता है, जिसके वो पैर में लग रहा है वो आधा होता है। जैसे प्र के पैर में र आपको लगी मिलेगी, तो बहुत सारे बच्चों को अब तक नहीं पता भाई इस प्र में जो र है वो पूरी है कि आधी है। तो यहाँ पे जो र है वो पै हलंत है प्लस में र पूरा है। र पूरा का मतलब है र के बाद यहाँ पे स्वर है भाई, ठीक है। ये स्थिति ऐसे आएगी, यानी कि र के अंदर ए की मात्रा है इसलिए ये नीचे लगी हुई है। अगर र आती होती तो ये ऊपर आती और अगले वर्ण की आती, यहाँ नहीं आती। तो इसी तरह से उदाहरण में जो ये द का द्वित्व होता है ना, जहां छोटी और बड़ी द का जोड़ा होता है, उसमें जो नीचे वाली द होती है वो बड़ी मतलब पूरी होती है, और जो नीचे द होती है वो आधी होती है, उसके अंदर स्वर नहीं होता, स्वर रहित होती है वो। उसके बाद है नए संबंधी नियम। जैसे आपने बहुत सारे शब्द ऐसे देखे होंगे, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं लेके जाता। हरियाणा शब्द है, मैंने यहाँ हरियाणा लिखा। हरियाणा में आपने सोचा कभी भाई इंग्लिश में जब लिखते हैं तो न यानी कि एन आता है, और यहाँ अणा बना हुआ, तो अणा बना क्यों है भाई? जो न की साउंड है उसको हम न बोलकर अणा क्यों बोलते हैं? तो ये कहीं ना कहीं संधि के नियम के ऊपर डिपेंड करता है भाई। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे, रामायण, ठीक है, ऋण, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जहां भाई आएगा तो न। जैसे आप इंग्लिश में जब उसको लिखोगे तो एन आएगा, लेकिन हिंदी में जब बोलते हैं तो उसमें अणय क्यों आता है? जबकि जो एन है वो न को पूरा करता है, न कि अणय को। अणय के लिए अलग वर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा न ही, न को ही अणय में कन्वर्ट करके बोला जाता है। उसका नियम है भाई शब्द में कहीं पे भी, कहीं पे भी, कहने का मतलब है जैसे यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, इससे पहले पहले कहीं पे भी हो, र, री और श, ठीक है। ये तीन वर्ण है। यदि शब्द के अंदर कहीं भी ये तीन वर्ण हो, कहीं पे भी हो सकते हैं ये पूरे शब्द में, और इसके बाद यदि न की साउंड आती है कहीं पे भी शब्द में, इसके बाद आए तो वो न हमेशा अण में ही बोली जाएगी। इसका सिर्फ इतना ही फार्मूला है कि उसकी जो साउंड है वो न से चेंज होके अण में बदल जाएगी भी। अब मैंने आपको शब्द लिख के बता ही दिए हैं, हरियाणा है, रामायण है, ऋण है। इन शब्दों में मतलब जो ऋण था, जो ऋण था, ये न इस री की वजह से किसमें बदल गई? अण में बदल गई, ठीक है। तो ये इस कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से जो न की साउंड है वो अण में चली जाती है। न संबंधित नियम में केवल इतना ही है। उसके बाद है मैं संबंधी नियम भी। ये कहता है यदि मैं का मेल कैसे हो जाता है तो मैं के किसी भी व्यंजन के वर्ग से परे होने पर मैं उसी वर्ग के पांचवां अक्षर, पहले तो एक बार समझ लो, ये कहता है कैसे लेके यहां से शुरू होके और यहां तक, यानी कि कुल 25 वर्ण, और यहां पे नोट दिया मैं, अकेला मैं, ठीक है, मैं हलंत। मैं के बाद यदि ये 25 वर्ण हो, जो मैं संबंधित नियम है वो कहता है यदि मैं के बाद इन 25 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो ये उसी वर्ग के, यानी कि यहां पे जो वर्ण आया है, अब एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे यहां मैं है और यहां पे आया आपका ट, वैसे लिखा है मैंने, एक बार एग्जांपल आपको मिल भी जाएगा। यहां पे ट आया तो ये मैं इस ट के अंतिम, ट का अंतिम क्या है भाई? अण है, ठीक है। तो ट के अंतिम
अणय में कन्वर्ट हो जाएगी और अनुस्वार में चली जाएगी, यानी कि जो साउंड है ना वो साउंड तो अणय की आएगी और अनुस्वार में चली जाएगी, इसको अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम प्लस में च, सम प्लस में च, जब इसको हम बदलेंगे उसको दोनों तरीकों से लिख सकते हो आप भाई। इसको संचय को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं है ये च के अंतिम वर्ण यानी कि च का जो अंतिम है वो ये है, इसमें बदल जाएगी संचय, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो संचय, यानी कि उसके अंतिम में बदल जाएगी। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको आधा दिखाना चाहो या ऊपर अनुस्वार में दिखाना चाहो, ऑप्शनल है ये, दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं भाई। उसके बाद है मैं के बाद यदि य र ल व स यानी कि तीनों स, और मैं के बाद यदि य र ल व स और ये वाली स यानी कि तीनों स ये वर्ण आ जाए तो मैं कहता है सदैव अनुस्वार में ही रहती है। सॉरी, एक वर्ण हो रहता है भाई, है। यदि ये वर्ण आ जाए मैं के बाद तो ये हमेशा अनुस्वार में ही बोली जाएगी। जैसे सम प्लस में योग, सम प्लस में योग, जब हम इसको लिखेंगे तो संयोग हो जाएगा, ये संयोग, यानी कि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। जैसे पहले वाले एग्जांपल मैंने आपको बताया था भाई, मैं को हम अनुस्वार में भी दिखा सकते हैं और मैं को हम जिस भी वर्ण की वजह से वो बदली है और उस वर्ण का जो अंतिम वर्ण है, जैसे चाय का एग्जांपल मैंने दिया था और चाय का अंतिम जो वर्ण था वो था ई, तो हम उसको ई में भी दिखा सकते हैं और उसको अनुस्वार में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ केवल वो अनुस्वार में ही दिखाई जाएगी यदि इन वर्णों से पहले ये आती है तो। उसके बाद है मैं के बाद यदि मैं आ जाए तब क्या होगा भाई, मैं के बाद यदि मैं हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज यों की यों रहती है। जैसे सम प्लस में मान, सम प्लस में मान तो सम्मान हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल है सम प्लस में मति तो सम्मति हो जाएगा, यानी कि मैं को द्वित्व हो जाता है। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होती इसमें, ना ये अनुस्वार में बदलती ना किसी और वर्ण में बदलती, किसी भी वर्ण के, ये अपने ही स्थान पे यूं की यूं बनी रहती है यदि मैं आता है तो। ठीक है, तो व्यंजन संधि में केवल इतना ही है। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो डलेगी उसमें हम विसर्ग संधि के ऊपर अध्ययन करेंगे भाई। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्यंजन संधि का टॉपिक शुरू करने से पहले आप इन वर्गीय व्यंजनों को जरूर पढ़ें। अगर आपको इन वर्गीय व्यंजनों का ज्ञान है तो आप ये पूरी की पूरी व्यंजन संधि बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से लूज रह जाएंगे या आपको इसमें दिक्कत है तो वही दिक्कत आपको सेम टू सेम व्यंजन संधि के अंदर भी आने वाली है। अब बच्चे डायरेक्ट संधि करते हैं, वर्णों का उनको ज्ञान नहीं है तो इसलिए उनको संधि बड़ी टफ लगती है। इसको इजी करने का और आसानी से समझने का तरीका यही है कि आप पहले वर्णों को पढ़ें। और वर्णों में भी अलग अलग है, जैसे स्वर का टॉपिक अगर आप कर रहे हो, स्वर संधि कर रहे हो तो स्वरों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर आप व्यंजन संधि का टॉपिक कर रहे हो यानी कि व्यंजन संधि समझ रहे हो तो जो वर्गीय व्यंजन है उनकी जानकारी आपको हो, अच्छे तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।